वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 9 है, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कल की क्लास में करवा दिया था। तो देखिए आज की क्लास में मैं आपको PDF से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत कुछ रामायण दे रखी है, ज़्यादा समझाने वाला मैटर है नहीं, तो आपको ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है। वैसे ही आपकी बुक में दे रखा है, आप लोग ये सोचते होंगे सर ये तो ऐसे बुक में भी दे रखा है। देखिए जो समझाने वाले चैप्टर थे वो मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट था कि हम पूरा सिलेबस करवाएंगे, तो पूरा सिलेबस है मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास है वो PDF के द्वारा करवाऊँगा मैं आपको। ठीक है, जो मेन इम्पोर्टेंट जो आपको डेटा दे रखा है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 19 से, तो वो मैंने PDF में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं PDF से पढ़ेंगे। वो PDF से ही मैं आपको बहुत शानदार तरीक़ा से आराम से मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 19 का ये पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 19 के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि चैप्टर नंबर 19 का पार्ट फर्स्ट में मैं आपको बता चुका था कि जैव विविधता की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इसके मैंने आपको स्तर बता दिए थे, यानी कि इसके लेवल मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता तत्व स्थल के बारे में मैंने आपको बताया था, और जैव विविधता तत्व स्थल की 2 शर्तों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में यदि कन्वर्ट करते हैं तो। और इसके अलावा 70% भाग है वो उजड़ चुका हो या मानव गतिविधियों से उस पर खतरा मंडरा रहा हो, तो उस समय उस क्षेत्र को हम जैव विविधता तत्व स्थल घोषित किया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में 34 वर्तमान में हैं, इनके बारे में आपको बताया था, और भारत के जो जैव विविधता तत्व स्थल हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और आज हम उनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत के जैव विविधता तत्व स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, और डिटेल से मैं आपको इनको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट कर। देखिए कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता तत्व स्थलों में से 2 पूर्वी हिमालय, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, और पश्चिमी घाट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल में भी कुछ भारतीय भूभाग सम्मिलित है। अब देखिए इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और ये किस प्रकार से आपको दे रखे हैं, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें भी बहुत शानदार तरीके से आपको समझा लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए पहला है जो तत्व स्थल है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वो है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तत्व स्थल। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसके अंदर कौन कौन से जो हिस्से हैं, कौन कौन सा भारतीय भूभाग है वो शामिल होता है। इसके अंदर देखिए पूर्वी हिमालय का असम वाला भाग है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है, सिक्किम है, और पश्चिम बंगाल राज्यों का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको स्टेट बताए थे, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता तत्व स्थल वाले भाग हैं। ठीक है, और देखिए हिमालय पर्वत की बात की जाए तो इसमें जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है, तो ये 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और हिमालय के जैव विविधता तत्व स्थल हैं। उनकी वनस्पतियों के बारे में बताया गया कि वनस्पतियां हैं वहाँ पर 10,000 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 10,000 प्रजातियां पाई जाती है। अब इन 10,000 प्रजातियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ में एक शब्द आता है, इसमें यहाँ पर स्थानबद्ध के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वैसे ये आगे आने वाला टॉपिक है स्थानबद्ध। ठीक है, तो स्थानबद्ध में ऐसी प्रजातियां आती हैं जो क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो केवल उसी क्षेत्र में ही पाई जाएंगी, वो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उस स्थान विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों को स्थानबद्ध प्रजातियां कहा जाता है। ये आपको पहले तो ये समझना है। अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पूर्वी हिमालय का जैव विविधता वाला क्षेत्र है उसमें करीब 10,000 वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब अलग अलग प्रजातियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए,
तो इन 10,000 वनस्पति की प्रजातियों में से 3,160 प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध यानी कि एंडेमिक है, यानी कि वो इसी हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, वो कहीं और नहीं पाई जाती। कितनी? 3,160 प्रजातियां। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं कि 300 प्रजातियां पाई जाती है। देखिए इसमें देखिए 300 प्रजातियां पाई जाती हैं स्तनधारियों की। 300 प्रजातियां स्तनधारी होते हैं, मैमिनल्स होते हैं, जैसे कि मानव है, मानव भी क्या स्तनधारी है। ठीक है, और बहुत से जानवर हैं वो भी क्या स्तनधारी हैं, जो क्या बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? स्तनधारी होते हैं। तो देखिए 300 प्रजातियां स्तनधारियों की पाई जाती है। अब इन 300 प्रजातियों में से 12 जो प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध हैं। कितनी प्रजातियां? 12 प्रजातियां स्थानबद्ध हैं, यानी कि इन 300 प्रजातियों में से 12 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो और कहीं नहीं पाई जाती हैं। चलिए और बात करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि 997 प्रजातियां हैं वो पक्षियों की पाई जाती हैं। कितनी? 997 प्रजातियां हैं वो पक्षियों की पाई जाती हैं। इनमें से 15 प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि 997 प्रजातियां हैं वो पक्षियों की पाई जाती है, जिनमें से 15 प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध हैं। इसके बाद आगे क्या दे रखा है? आगे का पढ़ते कि देखिए कि 176 प्रजातियां हैं वो सरीसृपों की पाई जाती है, यानी कि जो रैंकर चलने वाले होते हैं उनकी पाई जाती है। और इन 176 प्रजातियों में 15 प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध प्रजातियां हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं कि 105 प्रजातियां हैं वो उभयचरों की पाई जाती हैं, एम्फीबियन की पाई जाती हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं, जैसे मेढक है, ठीक, कछुआ है, पानी में भी रह सकता है और ये स्थल पर भी रह सकता है, कि जमीन पर भी रह सकता है। तो उनकी 105 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 40 प्रजातियां होती हैं वो कैसी है? स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और बात करते हैं, देखिए कि 269 प्रजातियां हैं वो मछलियों की पाई जाती हैं और इनमें से 33 प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध है, यानी कि केवल इसी स्थान में पाई जाती हैं मछलियों की। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अलग अलग देखिए अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से कौन सी प्रजाति कितनी पाई जाती है और वो कितनी मात्रा में स्थानबद्ध है, यानी कि उसी स्थान क्षेत्र, उसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र में यानी पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं, कौन कौन से जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट जीव है उनके नाम आपको दे रखे, ये नाम आपको याद रखने। तो देखिए इन जीवों के नाम दे रखे, जैसे हिमालयी तहर है, ठीक है, सुनहरा लंगूर है, ये आपको याद रखना है, होलो गिब्बन, पिग्मी हॉग, ओडन गिलहरी, हिम तेंदुआ, ताकिन, गांगे डॉल्फिन। तो ये सभी क्या है? इस पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर अलग अलग ये प्रजातियां पाई जाती है। तो एक तरह से पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में जैव विविधता को ये बताते हैं। ठीक है, और जैव विविधता है वो हिमालय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, अब गांगे डॉल्फिन के बारे में बताया गया है। तो देखिए गांगे डॉल्फिन क्या होती है, चलो इसकी आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। आगे देखिए, ये जो आपको दिख रही है, ये इमेज आपको दिख रही है, ये किसकी है? गांगे डॉल्फिन की इमेज है। ठीक है, अब इस गांगे डॉल्फिन के बारे में क्या बताया गया है? यह गांगे डॉल्फिन को वर्ष 2009 में, कब? वर्ष 2009 में इस गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2009 में इस गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसको किया गया था? गांगे डॉल्फिन को किया गया था 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो जैव विविधता वाला क्षेत्र आता है वो है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। अब देखिए पश्चिमी घाट में क्या क्या बताया गया है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताने वाला हूँ, आपको फालतू नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट जैव विविधता तत्व स्थल। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट जो जैव विविधता तत्व स्थल है उसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है, यह है 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितना? 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें केरल राज्य को शामिल किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट में कौन सा राज्य आता है? केरल राज्य आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से प्रजातियों की, अब इसमें भी अलग अलग बताया गया है कि कितनी प्रजातियां हैं पाई जाती हैं और कितनी स्थानबद्ध हैं, तो आपको ये भी याद रखना है।
तो देखिए इस क्षेत्र में वनस्पतियों की 5916 यानी कि 5916 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 5916 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 50% है स्थानबद्ध हैं, यानी कि आधी प्रजातियां वो इसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। अब इसके बाद और देखिए और क्या दे रखा है कि स्तनधारी जीवों की बात की गई है कि इसमें 140 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 140 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 18 प्रजाति हैं वो स्थानबद्ध हैं, कि इसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। अब देखिए और नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद है कि पक्षियों की पाई जाती हैं 458 प्रजातियां। कितनी? 458 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 174 प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध हैं। इसके बाद देखिए सरीसृपों की बात करते हैं, जो रैंक कर चलते हैं, उनकी 267 प्रजातियां पाई जाती है, जो 174 हैं वो स्थानबद्ध हैं। इसके बाद उभयचर की बात की जाए, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, तो 168 प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से 130 प्रजातियां हैं वो क्या है? स्थानबद्ध हैं, इसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। मछलियों की बात की जाए तो मछलियों की 191 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 139 प्रजातियां हैं वो स्थानबद्ध हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो प्रजातियों के बारे में डिस्कस हो गया। अब हम देखते हैं कि इस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से हैं जो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए मालाबार गंध बिलाव, ये आपको याद रखना है, एशियाई हाथी है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर, मैकाक बंदर, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब जो तीसरा जो जैव विविधता वाला जो स्थल है, तत्व स्थल है, हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, वो है इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल। कौन सा? इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कौन कौन सा भाग आता है। तो इसमें आता है, देखिए चीन का भाग आता है, भारत का भी आता है, म्यांमार का भी आता है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और मलेशिया के भाग आते हैं। और कितना क्षेत्र घेरते हैं? अब देखिए घेरते हैं 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन सा? इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल। अब इस तत्व स्थल में कितनी वनस्पतियां आती हैं, कितनी स्तनधारी आते हैं, कितने उभयचर हैं और कितनी मछलियों की प्रजाति पाई जाती हैं, वो भी आपको दे रखा है। देखिए इसमें 13,500 प्रकार की तो वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, 433 प्रकार के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं और 1266 प्रकार के उभयचर और 1262 प्रकार के मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। किसकी बात हो रही है? इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 3 मैंने आपको बता दिए कौन कौन से प्रमुख तत्व स्थल हैं भारत के। पहला मैंने आपको बताया था पूर्वी हिमालय के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट के बारे में और तीसरा बताया इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल के बारे में। यानी कि इस इंडो बर्मा में क्या है कि भारत का भी कोई क्षेत्र आता है, इसी कारण इसको भारत का हमने मानकर पढ़ा है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से अन्य देशों के भी आते हैं, जैसे भारत है, चीन है, म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है। इनके लगभग 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं भारत के जैव विविधता तत्व स्थल। अब इसके बाद देखिए स्थानबद्ध प्रजातियों के बारे में मैंने तो वैसे तो आपको बता दिया है, ओके, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। मैंने जो बताया वही है, मेन बात तो आपको वही याद रखनी है कि एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियां जो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती हैं, वो स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं, इनकी एंडेमिक स्पीशीज कहलाती हैं। ठीक है, कहलाती हैं। अब देखिए इसके बारे में बताया गया कि स्थानबद्ध प्रजातियों के बारे में बताया गया, तो कि ऐसी प्रजातियां जो केवल एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं या जिनका विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजाति कहलाती है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, लेमूर नामक एक प्राणी है जो मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है। देखिए ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि लेमूर नाम का एक प्राणी है जो मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है और ये इसी द्वीप में पाया जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार एक मेटासिको या पादप है जो केवल चीन की घाटी में मिलता है। नीलगिरी थार तथा मैकाक बंदर हैं जो भारत के पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं। अतः किसी स्थान की स्थानबद्धता का आशय यह है कि वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियाँ विश्व में अन्य कहीं नहीं पाई जाती। मैंने आपको बताया था कि स्थानबद्ध प्रजातियाँ वे होती है जो केवल उसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इनकी इमेज देख रखी है, इनकी इमेज देख लीजिए। मैकाक बंदर होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है
नीलगिरी थार है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में और क्या दे रखा है कि किसी प्रजाति की स्थानबद्धता का प्रमुख कारण उस क्षेत्र की जलवायु है, उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति है तथा अन्य प्रजातियों के साथ पारस्परिक संबंध होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी प्रजाति है किसी क्षेत्र में तभी विकसित होगी, वो कैसी प्रकार से उसका विकास होगा, ठीक है, किस प्रकार से वो उस वातावरण के अनुकूल होंगे, ये डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ की भौगोलिक दशाएं कैसी हैं और आपस में और प्रजातियों के साथ उनका संबंध कैसा है, ये सब कुछ बातों पर डिपेंड करता है। अब देखिए, स्थानबद्ध प्रजातियों के सीमित विस्तार के कारण उनके विलुप्त या संकटग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि डोडो पक्षी को मॉरिशस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी। डोडो पक्षी था जो मॉरिशस का एक द्वीप था, वो वहीं पर पाया जाता था। तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1658 ईस्वी में हुई थी, किंतु इस द्वीप पर जब धीरे धीरे मानव की गतिविधियां बढ़ने लगी और शिकार होने लगा तो यह पक्षी केवल 23 वर्षों में ही विलुप्त हो गया। यानी कि यह 1681 में इसको लास्ट बार देखा गया था और ये खत्म हो गया, या कि इसकी प्रजाति ही नष्ट हो गई। तो ये भी है क्योंकि स्थानबद्ध प्रजाति है, तो ये पक्षी इस जो मॉरिशस के एक द्वीप था, इस द्वीप के अलावा कहीं पर और पाया ही नहीं जाता था। जब यहाँ पर ही इस पर खतरा मंडराने लगा और यहाँ पर धीरे धीरे जब मानव गतिविधियां शिकार ज़्यादा बढ़ने लग गए तो ये जो जीव था धीरे धीरे खुद ही खत्म होता चला गया और ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह जीव था वो कहीं और नहीं पाया जाता था। यदि कहीं और पाया जाता तो ये वहाँ पर तो बचा रहता, तो इसलिए इसकी प्रजाति है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन स्थानबद्ध था यानी कि उसी क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला जीव था, इसी कारण इसकी प्रजाति है वो विलुप्त हो गई। अब देखिए और देखते और क्या दे रखा है कि भारत है स्थानबद्ध प्रजातियों से संपन्न देश है। इसके पश्चिमी घाट की बात की जाए, चाहे उत्तर पूर्वी हिमालय की बात की जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें सर्वाधिक स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में जंतुओं की 17,612 प्रजातियों में स्तनधारियों की 44, पक्षियों की 57 और सरीसृपों की 187 और उभयचरों की 110 प्रजातियां वो स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती है। यानी कि भारत में जंतुओं की टोटल प्रजातियां पाई जाती हैं 17,612, ठीक है। इसमें से अब डिवाइड कर दिया गया, स्तनधारियों की कितनी है? 44 है, पक्षियों की कितनी है? 57 है। इसके अलावा सरीसृपों की बात की जाए तो इनकी कितनी है? 187 है, और उभयचरों की बात किया तो 110 है, ठीक है। और पादपों की बात की जाए तो 5150 स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। किनकी? पादपों की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके बाद आपको इमेज दे रखी है लेमूर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और डोडो पक्षी होता है जो मॉरिशस के एक द्वीप पर पाया जाता है, वो इस तरह का होता है डोडो। तो ये क्या है? विलुप्त हो गया है, विलुप्त हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैव विविधता का महत्व। तो देखिए हमने जैव विविधता को अच्छे से पढ़ा है, इसके स्तर के बारे में बताया था, जैव विविधता तत्व स्थल के बारे में बता दिया, इसके बाद भारत के जैव विविधता तत्व स्थल हमको पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि जैव विविधता का आखिर महत्व क्या है, यानी कि इन जीवधारियों में पाई जाने वाली जो विषमताएं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। तो इसका फायदा क्या है? ठीक है, जैव विविधता होने से यानी कि जीवों में अनेक अनेक भिन्नताएं पाए जाने से इसका महत्व क्या होता है, किस प्रकार से इसका महत्व हमको देखना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न जीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक एवं जैविक स्रोत मिलते हैं, यानी कि जिससे कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है। अब किस प्रकार से इसके महत्व हैं तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका आर्थिक महत्व। देखिए, जैव विविधता का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है। तो जैव विविधता से हमको प्रत्यक्ष रूप से देखो भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा है, इमारती लकड़ी है, औद्योगिक कच्चा माल है, यानी कि हमें देखिए भोजन मिलता है, भोजन में धान है, अनाज है, फल सब्जी आदि प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोगरोधी और कीटरोधी फसलों की किस्म के विकास करने में भी किया जा रहा है।
अब ये आपको उदाहरण है वो याद रखने कि कौन कौन से रोगरोधी और कीटरोधी फसलों का विकास है वो किस प्रकार से किया गया है हरित क्रांति के द्वारा। ठीक है, देखिए अब देखिए उदाहरण में दे रखा है कि हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की जो बौनी किस्मों का जो विकास किया गया था वो जापान में पाए जाने वाली नारी टेन नामक गेहूं की किस्म से किया गया था। ये आपको याद रखना है कि जापान में पाई जाने वाली नारी टेन जो नामक गेहूं था उसकी किस्म से भारत में पाया जाने वाला जो गेहूं की बोनी किस्म थी उसका विकास किया गया था। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो धान है, धान की बोनी किस्मों का जो विकास किया गया था वो ताइवान देश में पाई जाने वाली डिजियोरुजेन, ये नाम आपको याद रखना है, जो ताइवान देश में पाई जाने वाली डिजियोरुजेन नामक धान की प्रजाति से किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात और आई है कि जैव विविधता का फायदा क्या है। ठीक है, अब जैव विविधता से हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोगरोधी और कीटरोधी फसलों को पैदा किया जा सकता है। अब देखिए किस प्रकार से किया गया था। तो देखिए सन 1970 के दशक की बात है जब एशिया महाद्वीप में 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसलें हैं वो ग्रासी स्टंट नामक वायरस के नाम आपको याद रखना है। ग्रासी स्टंट नामक वायरस है, विषाणु है, उससे तबाह हो गई थी कितनी, 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसलें इस ग्रासी स्टंट विषाणु के द्वारा तबाह हो गई थी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1963 में संग्रहित की गई थी जंगली धान की प्रजाति जिसका नाम है ओराइजा नेवेरा। ये आपको नाम याद रखना है कि ओराइजा नेवेरा से ग्रासी स्टंट विषाणु के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई थी। ठीक है, धान की फसलों में ओराइजा नेवेरा जो प्रजाति थी जंगली धान की, उस जंगली धान की प्रजाति से जो ग्रासी स्टंट विषाणु था उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यह प्रजाति है वो संरक्षित नहीं होती। ठीक है, यदि हम जैव विविधता की परिकल्पना को नहीं साकार करते तो यह प्रजाति है वो बिल्कुल संरक्षित नहीं हो पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में ज़्यादातर लोग होती हैं, ज़्यादातर जनसंख्या है वो धान पर निर्भर करती है। तो सोच लीजिए यदि उस समय यदि ओराइजा नेवेरा के द्वारा यदि प्रतिरोधी क्षमता वाली फसल विकसित नहीं की जाती तो धान की खेती पूरी तरह से खत्म हो जाती, उस समय कैसे हालात हो जाते। तो इस तरह से जंगली धान के रोगरोधी और कीटरोधी 20 प्रमुख जीन का उपयोग धान सुधार कार्यक्रम में हो रहा है। यानी कि मेन बात आपको यही याद रखनी है कि आर्थिक महत्व में क्या किया जाता है, कीटरोधी और रोगरोधी जो फसलें हैं वो प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं और क्या दे रखा है। अब देखिए और क्या आर्थिक महत्व है, जैसा कि सबको पता है कि भाई जो पेट्रोलियम है वो क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि वो अननवीकरण सोर्स है, यानी कि इसको वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि ये खराब हो जाएगा, यदि ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने संसाधन, सीमित संसाधन है। इसका जो अनियंत्रित दोहन है वो बिल्कुल गलत है। यदि इस प्रकार से इसका दोहन चलता रहेगा तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके लिए इसका कुछ अल्टरनेट, इसका कुछ यूटिलाइज ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए जो नवीकरण सोर्स के रूप में बायोडीजल की खोज की गई थी। अब बायोडीजल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बायोडीजल है वो रतन जोत के बीज जिसको कहते हैं जेट्रोफा या फिर करंज का पौधा होता है। ठीक है, इन पौधों के बीजों से जैव ईंधन बनाया जाता है और उस जैव ईंधन को ही बायोडीजल कहा जाता है। इसी कारण जेट्रोफा, रतनजोत, करंज के पौधों को बायोडीजल वृक्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं औषधीय महत्व के बारे में कि दूसरा इनका महत्व है वो औषधीय महत्व है। औषधीय महत्व में आपको क्या पढ़ना है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए प्राचीन काल में जड़ी बूटियों का उपयोग करके ही बीमारियों का इलाज होता था, यानी कि वनस्पति से ही ज़्यादातर दवाइयाँ बनाई जाती थी। तो देखिए आज का यदि अनुमान भी लगाया जाए तो लगभग 40% औषधियों को वनस्पतियों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग हुए थे एक समय में जिनका इलाज है वो वनस्पतियों से ही प्राप्त किया गया था। तो जैसे देख लीजिए कि
जब मलेरिया नामक जो बीमारी आई थी, यानी मलेरिया बुखार स्टार्ट हुआ था, तो ये ऐसा बुखार था यानी कि इस बुखार का इलाज नहीं मिल पा रहा था और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वनस्पति थी, यानी कि एक पेड़ था जिसका नाम था सिनकोना। तो सिनकोना पादप की छाल से ही इसका इलाज मिला था, यानी कि सिनकोना वृक्ष की छाल से ही बनाई जाती है कोनेन नामक दवाई, और कोनेन नामक दवाई का उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, इसी प्रकार सदाबहार, देखिए इसी प्रकार सदाबहार बिन क्रिस्टीन तथा बिन ब्लास्टीन पौधों का उपयोग असाध्य रक्त कैंसर है कि ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। तो ये ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो WBC होती है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ल्यूकेमिया हो जाता है, यानी कि रक्त कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका इलाज किया जाता है सदाबहार बिन क्रिस्टीन तथा बिन ब्लास्टीन पौधों का उपयोग करके। ठीक है, इसके अलावा और भी दे रखे कुछ ऐसे ही, ये आपको याद रखने कि टेक्सस बकाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग करके कैंसर के इलाज में तथा सर्पगंधा का उपयोग करके उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40% दवाइयां हैं वो वनस्पति से ही प्राप्त की जाती है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं। तो उसमें देख लिए टेक्सस बकाटा नामक जो वृक्ष की छाल से कैंसर का इलाज होता है, सर्पगंधा का उपयोग करके हाई ब्लड प्रेशर का इलाज होता है, और एड्स की बात की जाए कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एड्स का इलाज भी इसी जैव विविधता के कारण संभव हुआ है। यानी कि इसका इलाज देखिए तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, ठीक है, यानी कि गिलगो गिलोय आदि वनस्पतियों से एड्स रोधी गुण पाए गए थे, और इसी कारण इससे एड्स रोधी थोड़ी सी दवाई भी बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एड्स का वायरस आपको पता होगा HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट महत्व है वो है एनवायरमेंटल वैल्यू यानी कि पर्यावरणीय महत्व। ठीक है, तो इस पर्यावरण महत्व को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो ये खाद्य श्रृंखला का संरक्षण, तो देखिए खाद्य श्रृंखला का संरक्षण किस प्रकार से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक भी कोई भी प्रजाति होती है वो किसी ना किसी रूप से अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दूसरी प्रजाति पर डिपेंड हुई होगी। यदि इस दौरान एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो यदि दूसरी प्रजाति उससे संबद्ध है तो उस पर खतरा ऑटोमेटिक ही मंडराने लगता है। लेकिन तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो ये एक खाद्य श्रृंखला होती है। तो लेकिन एक खाद्य श्रृंखला होती है, किसी प्रजाति के विलुप्त होने से खाद्य श्रृंखला के खत्म होने का तो खतरा रहता है, लेकिन जैव विविधता के कारण ही पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, और इन खाद्य श्रृंखलाओं से बनता है खाद्य जाल। देखिए खाद्य जाल बनता है, देखिए इनसे मिलकर बनता है खाद्य जाल। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति के कम होने पर खाद्य जाल की अन्य प्रजाति है उसकी कमी को पूरा करके खाद्य श्रृंखला संरक्षण कर सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है पर्यावरणीय महत्व किसका, जैव विविधता का। अब देखते हैं पोषण चक्र नियंत्रण, कि पोषण चक्र नियंत्रण में किस प्रकार से जैव विविधता सहायक है। तो देखिए जैव विविधता पोषक चक्र गतिमान रखने में सहायक होती है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जब ये पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं या कि मृत अवस्था में आ जाते हैं, ये मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इनको विघटित कर देते हैं और पोषक तत्वों में वापस इनको रूपांतरित कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो दूसरे और पेड़ पौधे होते हैं जो जीवित अवस्था में होते हैं वो इन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं और उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि इन पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं। तो ये कार्य किसके द्वारा किया गया, तो देखिए सूक्ष्म जीवियों के द्वारा ही, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवियों के द्वारा ही मृत अवस्था में पेड़ पौधे और जीव थे उनको वापस से मिट्टी में मिला दिया गया और वापस से उनका उपयोग फिर से पेड़ पौधों के द्वारा किया गया। तो ये क्या बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। इसी को कहा जाता है पोषण चक्र नियंत्रण साइकिल। ठीक है, पोषण चक्र नियंत्रण। तो इस पोषण चक्र नियंत्रण में भी जैव विविधता का महत्व है। अब देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं
कि पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण भी किस प्रकार से होता था। तो जैव विविधता है वो पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ वनस्पतियां होती हैं वो प्रदूषकों का क्या कर देती है, विघटन कर देती हैं, उनको अवशोषित कर देती हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण है थोड़ा कम हो जाता है। अब इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि देखिए कि सदाबहार नामक पौधे में ट्राइनाइट्रोटोलुएन जैसे घातक विस्फोटक को, ठीक है, ट्राइनाइट्रो TNT की बात की गई है भाई, ट्राइनाइट्रोटोलुएन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है। किसके अंदर? सदाबहार नामक पौधे की बात की गई है। ठीक है, और क्या दे रखा है? और देखिए एक सूक्ष्म जीव दे रखा है जिसका नाम है स्यूडोमोनास प्यूटेरा। इसके बाद है ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस, इसके बाद है साइट्रोबैक्टर। तो इन प्रजातियों में औद्योगिक अपशिष्ट से जो भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है, यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट आता है, उद्योग से निकला हुआ मलबा होता है, उसमें जो भारी धातु पाई जाती है उनको अलग करने की क्षमता पाई जाती है। किसमें? स्यूडोमोनास प्यूटेरा में, ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस में और साइट्रोबैक्टर प्रजाति के जीवों में पाई जाती है। इसी प्रकार से और बात की जाए, देखिए और दे रखा है कि राइजोपस ओराइजिस कवक में यूरेनियम व थोरियम तथा पेनिसिलिन क्राइसोजीनम में रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। ठीक है, ये कवकों के नाम आपको याद रखने हैं। राइजोपस ओराइजिस को यूरेनियम एवं थोरियम तथा पेनिसिलियम क्रायोजोनियस, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कि पेनिसिलियम क्राइसोजीनम में रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इसका जो लास्ट है वो है चौथा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है इसका, बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि जैव विविधता का। तो देखिए जैव विविधता में क्या बताया गया है, देखिए कुछ आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से पृथ्वी पर निर्भर करते हैं। किस पर? प्रकृति पर निर्भर करते हैं पूरी तरह से। जैसे कि पीपल है, बरगद है, आम, तुलसी, आंवला, केला, ठीक है, इनका उपयोग आज भी संस्कृति में विशेष स्थान है इनका। इनको पूजन में भी काम में लिया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा कुछ जंतु हैं, गाय है, मोर है, हंस है, चूहा है, हाथी है, इनका हमारी संस्कृति में विशेष योगदान है। इसके अलावा जो वन क्षेत्र होते हैं उनको हम देव वन कहा जाता है। कुछ वन क्षेत्रों को लोग मतलब देवताओं के तरह पूजते हैं, ठीक है, उनको स्वेच्छा से संरक्षण प्रदान करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से जैव विविधता के आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। यह आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा कि विश्व समुदाय जैव विविधता के महत्व को समझकर उसे बनाए रखने का प्रयास करेगा, यानी कि हमको अपने आप में ये बदलाव लाना पड़ेगा कि हमने जैव विविधता को समझना पड़ेगा कि इसका क्या क्या महत्व है और इसके प्रति लोगों में भी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तभी हम जैव विविधता को अपने रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, यानी कि उसका उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो पर्यावरण है वो संतुलित बना रहे, प्रकृति है उसका संतुलन बना रहे, जैविक और अजैविक घटकों में संतुलन बना रहे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पार्ट नंबर 2 है कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कल पढ़ेंगे। और देखिए आज मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, बता देता हूँ मेन टॉपिक में आज आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो देखिए हमने शुरुआत की थी जैव विविधता के तत्व स्थल से, और उसके बाद मैंने आपको पूर्वी हिमालय के बारे में बताया था। और पूर्वी हिमालय में मैंने आपको बताया था कि गांगे डॉल्फिन है वो 2009 में इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के तत्व स्थल हमने पढ़ लिए थे, इंडो बर्मा के हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ स्थानबद्ध प्रजातियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना है कि ऐसी प्रजातियां जो केवल एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैकाक बंदर है, नीलगिरी थार है, डोडो है। डोडो तो विलुप्त ही हो गया था, इसको लास्ट 1681 में देखा गया था। ये पाया जाता है मॉरिशस के एक द्वीप पर पाया जाता था। इसके बाद हमने पढ़ा था जैव विविधता का महत्व,
ओके, इसका आर्थिक महत्व पढ़ा था, इसकी कुछ किस्मों के बारे में मैंने आपको बताया था, और ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि गेहूं की जो बौनी किस्म थी वो नारिन 10, जो वो नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से प्राप्त की गई थी, जो जापान में पाया जाता है। और धान की जो बौनी किस्म है वो ताइवान में पाई जाने वाली डी जियो रूजेन नामक धान की किस्म से प्राप्त की गई थी। 1970 के दशक की बात मैंने आपको बताई थी कि 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसलों को खराब करने के लिए ग्रासी स्टंट नामक विषाणु है वो लग गया था और धान की फसल को तबाह कर दिया था। उस समय इस रोग की रोकथाम के लिए ओराइजा नेबेरा, ये उत्तर प्रदेश की बात हुई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1963 में ओराइजा नेबेरा धान की प्रजाति थी, जंगली धान की, उसके कारण उसके प्रति इसमें क्या थी, प्रतिरोधक क्षमता थी। तो इस धान की प्रतिरोधक क्षमता का उपयोग किया गया और जो धान की फसलें हैं उनको खराब होने से बचा लिया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस तरह से 20 प्रमुख जीन का उपयोग हम धान सुधार कार्यक्रम में करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद औषधीय महत्व पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 40% जो औषधि होती दवाएं होती है वो वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसमें जैसे सिनकोना के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अलावा सदाबहार, विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है, इनका उपयोग रक्त कैंसर में भी किया जाता है। टैक्सक बकाटा वृक्ष की छाल से कैंसर का इलाज होता है, सर्पगंधा से हाई ब्लड प्रेशर का इलाज होता है, और एड्स का इलाज भी तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय आदि वनस्पतियों में पाया जाता है। इसके बाद पर्यावरण महत्व में हमने खाद्य श्रृंखला का पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, वो तो खत्म हो सकती है, लेकिन जब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जब आपस में बनते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो एक खाद्य श्रृंखला खराब होती है या खत्म होती है तो दूसरी खाद्य श्रृंखला है उसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार से ये सर्कल है, चलता रहता है, ठीक है। और पोषण चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जीव जंतु पादप कुछ भी हो, ठीक है, वो पृथ्वी से यानी कि वो मिट्टी से जन्म लेगा और मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मेन बात है। तो इसमें यही बात बताई है, सर्कल बताया गया कि पेड़ पौधे होते हैं वो मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनका जैव निम्नीकरण कर देते हैं, यानी कि उनको अपघटित कर देते हैं और वापस मिट्टी में मिला देते हैं पोषक तत्वों के रूप में, ठीक है। और वापस से और जो पेड़ पौधे होते हैं जो जीवित अवस्था में होते हैं वो इन पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं और अपनी वृद्धि में कारगर साबित होते हैं। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया था कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भी कुछ घटक होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ पादप होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बताया था मैंने आपको पेड़ पौधों का, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके। अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हुई कल, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।